आज की सबसे बड़ी खबर जो सोशल मीडिया पर वायरल है वो बीएचयू की खबर है। सोचिए, जिस तरह से 3 आरोपी जो बीएचयू गैंगरेप के मामले में पकड़े गए हैं और 60 दिनों बाद तीनों की गिरफ्तारी हुई है, और तीनों का तीनों जो है वो बीजेपी से जुड़ा हुआ था, बीजेपी नेताओं के साथ नहीं। ये मत कि बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें नहीं है, प्रधानमंत्री के साथ, नड्डा जी अध्यक्ष, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ इन तीनों आरोपियों की तस्वीरें हैं। और उसको लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि आरोपियों के ट्विटर हैंडल को, सोशल मीडिया को बंद कराया जा रहा है। सवाल है कि जब तीनों जेल में है तो ये ट्विटर हैंडल बंद कौन कर रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर 60 दिनों तक किन लोगों ने इनको बचा के रखा। खबर ये भी है कि शुरुआत के 7 दिनों बाद ही पता चल गया था कि ये आरोपी कौन है, और सत्ता के नजदीक के लोग हैं, सत्ता में इनकी रसूख है, ऊंची पैठ है। तो क्या सत्ता में बैठे लोग इनको बचा रहे थे? ये सबसे बड़ा सवाल है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर खबरें वायरल है। ये तीनों आरोपी तो पकड़े गए हैं, लेकिन मेरठ में किस तरह से एक शेड्यूल कास्ट के 2 पार्षदों पर बीजेपी के 2, एक विधायक, मंत्री और एक सवर्ण एमएलसी ने हमला किया, तो क्या सत्ता में बैठे लोग इसी तरह से जातिवादी हमले कर रहे हैं, महिलाओं पर हमले कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। रवीश कुमार ने पूछा इस खबर के बाद, एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल है कि बीजेपी आईटी सेल का पदाधिकारी सक्षम, जिस पर बीएचयू में गैंगरेप का आरोप है, उसका ट्विटर अकाउंट डिलीट किया गया। सक्षम पटेल के ट्विटर अकाउंट पर बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें थी। इसमें नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी जैसे नेता शामिल हैं। वहीं जो कुणाल पांडे है उसकी भी तस्वीरें सबके साथ है, जो चौहान है उसकी भी तस्वीरें साथ है। और उसको लेकर पर वो तो जेल में है, अकाउंट किसने डिलीट कर दिया? रवीश कुमार ने सारा तंज किया है। तो सोशल मीडिया पर बीजेपी की आज सबसे ज्यादा बदनामी हो रही है, किरकिरी हो रही है। गन पॉइंट पर रेप की दिनांक 1 नवंबर, गिरफ्तारी का दिनांक 31 दिसंबर। गिरफ्तारी में लगा 60 दिन। गिरफ्तारी में विलंब का कारण बड़े नेताओं का संरक्षण। अतः अंततः गिरफ्तारी क्यों करनी पड़ी? छात्रों, समाज एवं दबाव में कि वोट कटने की चिंता। छूटेंगे कब? शीघ्र फूलमालाओं से स्वागत होगा। बीएचयू रेप, सूर्य प्रताप सिंह ने ये बड़ा तंज किया है कि क्या इनका भी फूलमाला से स्वागत होगा, जैसे बानो के केस में हुआ था गुजरात में। और ये तस्वीरें देखिए, ये तमाम वो टेलीविजन चैनल के पत्रकार हैं जिनके मुंह पर टेप चिपका दिया गया। और ये इस मामले में तो सोचिए, बड़ी से बड़ी खबर को कैसे दबा दिया जाता है ताकि देश को पता न चले, क्योंकि पता है कि सोशल मीडिया पर अभी भी इस देश के सिलेक्टिव लोग आए हैं। टीवी सब घर में पहुंचा हुआ है। सोचिए, लॉकडाउन हो, कोरोना हो, गैंगरेप हो, ऐसे तमाम खबरें जिसे सरकार की साख पर बट्टा लगता है। आप बस कल्पना कीजिए कि अगर यही घटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य में होती, ममता बनर्जी के यहां भी हो जाती, अरविंद केजरीवाल के यहां भी हो जाता, या किसी कांग्रेस वाले राज्य में होता, तो मीडिया पर प्राइम टाइम बहस चल रहा होता। सोचिए, ये तस्वीर मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाऊंगा। मैं चाहता हूं आप स्टेटस पर लगाए, वायरल कर दो। तो तमाम जो टेलीविजन के पत्रकार हैं वो कटघरे में हैं और उन पर लोग सवाल उठा रहे हैं। यही सब फोटो था ना। सोचिए, ये तस्वीरें हैं आरोपियों के। ये वो आरोपी हैं, तीनों के तीनों आरोपी हैं जिनकी तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ, स्मृति ईरानी के साथ, नड्डा के साथ, योगी आदित्यनाथ के साथ। सवाल तस्वीरों का नहीं है। सवाल, तस्वीर तो हो सकता है कि उनको कोई भी किसी के साथ खिंचा लेता है। सवाल है कि ये बीजेपी के पदाधिकारी हैं ये सब के सब। और उसके बाद सवाल है कि 60 दिन तक इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये सबको लेकर सवाल है। और बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। आईआईटी बीएचयू की एक छात्रा के साथ बीजेपी आईटी सेल के 3 दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार किया, लेकिन किसी चैनल पर कोई बहस नहीं, न कोई सवाल, न दंगल, न हल्ला, न बोल, न शर्मनाक। तो सोचिए, तमाम टेलीविजन चैनल पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये इन पर कब ये लोग बोलेंगे, कोई बहस क्यों नहीं। अगर सोचिए आरोपी मुसलमान होते तो, अगर ये आरोपी मुसलमान होते तो क्या होता? अगर ये आरोपी किसी विपक्षी दल से जुड़े होते तो क्या होता? और यही घटना अगर किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में होती तो टीवी अखबार क्या करता? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सवाल है कि बुलडोजर का मैं कभी पक्षधर नहीं रहा हूं। ये अभी भी आरोपी हैं, कानून के हिसाब से ये आरोपी हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला हो, ये सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन सवाल है कि टीवी अखबार, अगर यही आरोपी अगर गैर हिंदू होते, यही आरोपी गैर बीजेपी दल से होते,
यही आरोपी अगर गैर बीजेपी शासित राज्य में होते तो क्या होता। पुलिस ने पकड़ लिया, वरना ये कुणाल पांडे है, सोचिए। पुलिस ने पकड़ लिया, वरना कुणाल पांडे राम ज्योति जला रहा होता, दिवाली मना रहा होता। पुलिस को पता करना चाहिए कि इसने अतीत में भी ऐसे अपराध किए हैं, धन की वसूली की होगी। भगवान राम आ रहे हैं इसलिए खबर नहीं चल रही होगी, लेकिन राम देख रहे हैं उनके नाम पर कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। शर्मनाक है ये तस्वीरें। किसी पत्रिका को ईमेल से इंटरव्यू लेना चाहिए। आप सोचिए किस तरह से आईटी सेल की बदौलत इस देश में तमाम पत्रकार जो सत्ता से सवाल पूछना चाहते हैं उनको कैसे मुंह बंद करा दिया जाता है। यही लोग हैं जो हिंसक धमकियां देते हैं, गाली गलौज करते हैं, कई बार तो हमला भी करते हैं। तो पूरा एक आईटी सेल बना दिया गया है। और बीजेपी के ये तो छुटवैये नेता थे जो बीएचयू रेप में है, उनके विधायक बीजेपी के एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, ये देखिए किस तरह से मेरठ में एक सपा के और एक बीएसपी के दो दलित समाज के पार्षदों के साथ मारपीट हुई है। और मेरठ के भाजपा सरकार में मंत्री सोमेंद्र सिंह और एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने पुलिस की मौजूदगी में दलित पार्षद की पिटाई की। ये दो पार्षद थे, जो एक सपा के थे, एक बसपा के थे, और दोनों पार्षद पर हमला किया गया है। ये मेरठ की खबर है, ये भी सोशल मीडिया पर ही खबर है, बाकी ये खबरें गायब है। तो सोचिए जाति की हनक किस तरह से काम करती है। और सपा बसपा के दो शेड्यूल कास्ट किस तरह से उनके हमला हुआ है। अपने गुंडों पर कब कार्रवाई करेंगे मुख्यमंत्री। ये तस्वीरें तमाम सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस के सामने शेड्यूल कास्ट के एक सपा और एक बसपा के दो पार्षदों पर जिस तरह से जानलेवा हमला हुआ है। तो इस देश में आप सत्ता से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, और आईटी सेल बना लिया गया है ट्रोल। ये देखिए ये तस्वीरें आपको साफ साफ दिखेगी। बीजेपी का एक मंत्री तोमर और एक एमएलसी भारद्वाज, इन दोनों लोगों पर आरोप है कि इन लोगों ने सपा और बसपा के दो शेड्यूल कास्ट पार्षदों पर हमला किया है। ये बड़ी खबर है मेरठ से, और ये कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। और सोचिए इसी तरह का एक हमला मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा के भाई नरेंद्र पटेल को बेरहमी से गाड़ियों से कुचला गया है। वो मैं कल से खबर बता रहा हूं आपको, जो सोशल मीडिया पर इनके भाई हैं, ये ओबीसी महासभा से जुड़े हुए हैं। तो इस देश में दलित पिछड़े आदिवासियों पर हमला करना कितना आसान है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं आप सबको संवैधानिक तरीके से एकजुट होना पड़ेगा। और आप कल्पना कीजिए कि जब मनुस्मृति थी तो क्या होता था। आज संविधान है, डाइवर्सिटी नहीं है, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक सब बने हुए हैं। इसलिए वो जाति के नाम पर इस तरह से बदसलूकी कर रहे हैं, क्योंकि कंप्लेन भी जाति के नाम पर नहीं होता है, सजाएं भी जाति के नाम पर नहीं मिलती है। लेकिन आपको बताता हूं मनुस्मृति था तो क्या होता था। जब ये देश आजाद नहीं था, जब इस देश में संविधान नहीं था, तो आपके साथ क्या होता था उसकी याद दिला रहा हूं। आज भीमा कोरेगांव, आज शौर्य दिवस है। एक रात के 1 बजे जब दुनिया 1818 में भी जब दुनिया नई साल मना रही थी, तो बहुजन समाज के महापुरुष किस तरह से अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उसकी कहानी है शौर्य दिवस, भीमा कोरेगांव। आप सबको शौर्य दिवस की बधाई। और क्रांति कुमार ने एक पोस्ट लिखा है हल्के फुल्के अंदाज में, मैं उसको बताऊं। और मैं फिर कह रहा हूं, दो बातें क्लियर कर लीजिए। भीमा कोरेगांव की लड़ाई जो थी वो पेशवा वर्सेज महारों की थी, मराठाओं की नहीं थी। मराठाओं के सोचिए, शिवाजी महाराज मराठा थे, संभाजी महाराज मराठा थे। मराठा की सत्ता अगर मुगलों ने छीनी होती तो मुगल राजा होता। पेशवा कैसे राजा बन गया पुणे का। मराठाओं की सत्ता पेशवाओं ने छीनी थी, और पेशवाओं को अंग्रेज के समय महारों ने काटकर उसको सत्ता से बेदखल किया। आज रात आप लोग क्या कर रहे हैं, 9 वर्ष मनाने की तैयारी। आज से 205 वर्ष पहले 500 बहादुर बहुजन योद्धा पार्टी नहीं, भीमा कोरेगांव की युद्ध की तैयारी कर रहे थे। ब्रिटिश साम्राज्य ने कहा, लो थाम लो अपनी फौलादी हाथों में तलवार, फेंक दो झाड़ू, तुम भी इंसान हो, लड़ो उन दुश्मनों से जिन्होंने तुम्हारे कमर में झालू, गले में हांडी बांधने को मजबूर किया। 31 दिसंबर 1817 की रात हमारे पूर्वज 31 नहीं मना रहे थे, वे हमारे उज्जवल भविष्य के लिए मरने मारने पर उतारू थे। आपको आज जो भी मिला है ना, आपके पूर्वजों की कुर्बानी से मिला। इस देश के दलित पिछड़े आदिवासी किसान जो समझ रहे हैं ना, आपको गुलाम बना लिया गया था। और उसके बाद आपके महापुरुषों ने, फूले पेरियार अंबेडकर ने संघर्ष किया है, भीमा कोरेगांव हुआ है, तमाम सिद्धो कान्हो, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, जयपाल मुंडा ने संघर्ष किया है, तब ये संविधान आया है। तब हम आज संवैधानिक अधिकार बचाइए।
जान हथेली पर लेकर 500 सैनिक ज्यादातर महार जाति से कड़ाके की ठंड में 65 किलोमीटर पैदल मार्च कर भीमा कोरेगांव के ऊंचे मैदान में जंग लड़ने पहुंचे। तब इतिहास की तारीख 1 जनवरी 1818 हो चुकी थी। सामने 28,000 पेशवा शासन के सैनिक थे और लड़ाई के मैदान से दूर किसी ऊंचे टीले पर बाजीराव पेशवा, जिसको संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म में जिसको हीरो दिखाया वो विलेन था, पेशवा युद्ध दर्शक बनकर खड़ा था। 500 सैनिकों की आंखों में मनुवादी पेशवा व्यवस्था से आजादी का सपना था, यही सपना जो आज इजराइल से फिलिस्तीन लड़ रहा है। 500 सैनिकों की आंखों में मनुवादी पेशवाओं का आजादी का सपना था। इतनी बड़ी सेना से वे डरे नहीं, वीरता और साहसी। 500 सैनिक थे महार और 28,000 पेशवा थे, एक पर 56 पर एक भारी। इतनी बड़ी सेना से वे डरे नहीं, वीरता और साहस का परिचय देते हुए ब्रिटिश कमांडर एफ स्टांटन के नेतृत्व में 12 घंटे तक लड़े। 500 अनार महार योद्धाओं ने अपने समर्पित साहस और वीरता से 1 जनवरी की तारीख को ऐतिहासिक बना दिया। वो सही मायने में नायक थे। वो 500 थे लेकिन 50,000 के बराबर थे। अपने 9 वर्ष पर उनको याद कीजिए। तो आज भीमा कोरेगांव का ऐतिहासिक दिवस भी आएगा। बहुजन समाज को बधाई शौर्य दिवस की। वो हमें गुलामी से, अपने मनुवाद से, मनुस्मृति से मुक्ति का ऐलान था। वो कोई कहे ना कि अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे तो उसको करारा जवाब दीजिए और कहिए कि हम अपनी गुलामी से लड़ रहे थे और गुलामी से लड़ने का सबको हक है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।